नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में 10 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। हालांकि वहां के जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने 3 दिन पहले ही ये घोषणा कर दी कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, आज़ाद मैदान में होगा मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और तमाम नेता इसमें आएंगे, लेकिन शपथ लेगा कौन, इस बात को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही। स्पष्ट क्या, अस्पष्ट बात भी नहीं कही। यानी सब कुछ तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है, शपथ ग्रहण का पूरा मजमा वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन शपथ लेना किसको है ये तय नहीं है। खैर, बावनकुले होते भी कौन है, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष ज़रूर हैं, लेकिन ये चीज़ें या तो संवैधानिक तरीके से विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और व्यावहारिक तौर पर अगर हम देखें तो पार्टियों के आला कमान तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ख़ास तौर पर आला कमान ही तय करेगा। लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगातार आंख दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए ये बात साबित हो जा रही है कि इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा है, एकनाथ शिंदे के पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो दबाव बना रहे हैं इस कदर कि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ कोई वास्तव में ऐसा कोई कमिटमेंट तो था नहीं भारतीय जनता पार्टी का। यद्यपि उनके मुख्यमंत्री रहते उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, बाद में उनको बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन या स्पष्ट तौर पर कोई बयान नहीं आया था। कहा ज़रूर जा रहा था, एक आध सभा में खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। दूसरी ओर जो विधानसभा में जिस तरह से जीत हासिल हुई है चुनाव में, 132 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 41 सीटें अजीत पवार के पास भी हैं, 57 सीटें एकनाथ शिंदे के पास भी हैं। तो बड़े, और अजीत पवार इस पूरी भूमिका में, इस पूरे मामले में अजीत पवार की स्थिति ही अभी तक स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वो अजीत पवार को लेकर और बड़े आराम से सरकार बना सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे को भी सरकार में लेना या उनको साथ लेकर चलना, बिना उनके सरकार ना बनाना, इन सब के पीछे बहुत से कारण हैं और उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात आपको और बता दें। अभी तक तो मामला यही चल रहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नाराज़ हैं, तो या तो उनको केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जाएगा या कुछ और पद दिया जाएगा, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनने के दावेदार नहीं हैं, वो नहीं बनना चाहते। यानी न तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, न उनके बेटे बनना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई दूसरा डिप्टी सीएम बनना चाहता है तो गृह मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहते हैं, जो गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नहीं देना चाहता। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास था, तो गृह मंत्रालय को लेकर वो समझौता नहीं करना चाहता है। बताया ये जा रहा है कि 2-3 मंत्रालय ऐसे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं भी बनाती है, तो वो कम से कम 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मांग कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख है गृह मंत्रालय, और दूसरा प्रमुख जो मुद्दा है वो है विधानसभा अध्यक्ष। ये 2 पद वो किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाह रहे हैं। गृह मंत्रालय, पूरे राज्य की पुलिस उसके हाथ में होती है, और ये भी चाहते हैं कि उसमें मुख्यमंत्री का किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप भी न हो। तो गृह मंत्रालय अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है। उसके लिए वो उनका जो क्लेम है या उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जब डिप्टी सीएम आपकी पार्टी का था, उसके पास गृह मंत्रालय था, तो अगर अब आप हमको देना चाहते हैं, सीएम का पद नहीं देना चाहते, तो डिप्टी सीएम का देना चाह रहे हैं तो गृह मंत्रालय दीजिए। दूसरी ओर अजीत पवार के साथ भी उनको भी वित्त मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई नाराज़गी अभी नहीं आई है और वो अभी साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को इच्छुक है। एकनाथ शिंदे के लिए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी ये जो मांगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी मानती है या नहीं मानती है।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इग्नोर कर दे, एक नाथ शिंदे को अगर वो किनारे कर देती है तो उसकी सरकार बड़े आराम से बन रही है। 132 सीटें हैं, महज 245 सीटें ही चाहिए, तो 244 सीटें चाहिए, 45 सीटें चाहिए उनके लिए। अगर 41 सीटें लेकर अजित पवार आ जा रहे हैं तो बहुत पूर्ण बहुमत उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नाथ शिंदे को इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं कर पा रही है। क्यों? पहली बात तो ये कि जिस तरह से एक नाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़वा कर लाया गया था, भारतीय जनता पार्टी लाई थी, सरकार बनी थी, तो अब उसके ऊपर बहुत बड़ी धोखेबाजी का आरोप लगेगा जो वो नहीं लगने देना चाहती। दूसरी बात ये कि इस 2.5 साल की सरकार में जो सरकार एक नाथ शिंदे की सरकार पर आरोप लगते रहे, विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ये सरकार महाराष्ट्र की सरकार ज़रूर चला रहे हैं एक नाथ शिंदे, लेकिन सरकार ये चल रही है गुजरात से, गुजरात के लोग चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया जाता था और गुजरात के उद्योगपतियों के जरिए ये भी आरोप लगे कि तमाम परियोजनाएं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात भेज दी गई। उनकी पूरी सूची इंडिया गठबंधन ने दी है। तो एक ये जो चीज़ है, तो सरकार तो चल ही रही थी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चल रही थी, और तमाम प्रोजेक्ट्स दिए गए, खासकर अडानी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए, या फिर जो तमाम उद्योगपति हैं, चहेते उद्योगपति, उनको दिए गए। तो इन सारी चीज़ों के लेने और देने में कुछ भी हुआ सब मुख्यमंत्री की कलम से है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो एक नाथ शिंदे के पास हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास तमाम दस्तावेजी सबूत भी हैं। अगर उनको यहाँ से इग्नोर कर देते हैं तो पहली बात तो ये कि उनके पास जाकर इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने का भी मौका है, क्योंकि अगर एक नाथ शिंदे बागी हो जाएंगे तो अजित पवार के लिए कौन सा ऐसा मुश्किल है। उनको तो चाहिए उप मुख्यमंत्री की ही कुर्सी, यहाँ भी मिल रही है, वहाँ भी मिल रही है। वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, अपनी पार्टी में लौट आएंगे, अपने परिवार में लौट आएंगे, उनके चाचा की ही पार्टी है, तो उनके लिए कोई बहुत मुश्किल होने वाली नहीं है। और अगर एक नाथ शिंदे चले जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो एक नाथ शिंदे के पास हैं। दूसरी बात वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वहाँ भी तार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। वो ये कि एक नाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, 7 MP, और जिस तरह से 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है इंडिया गठबंधन में, बैसाखियों पर टिकी है, उनमें ये 7 सांसद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि इधर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उधर तेलुगु देशम पार्टी, ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं इस तरह का अगर दबाव बना, और एक नाथ शिंदे भी कभी साथ छोड़ दें अगर, तो सीटों की संख्या कम हो जाएगी। तो एक एक सीट का जहां इतना महत्व है, अभी तो चल रही है, अभी एक नाथ शिंदे साथ में है, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड है ही, तेलुगु देशम पार्टी है, तो बाकायदा उनके पास बहुमत का आंकड़ा अभी इकट्ठा है। लेकिन जैसे ही अगर उसमें सेंध लगनी शुरू होगी तो ये सेंध बढ़ भी सकती है, क्योंकि तमाम मोर्चों पर जनता दल यूनाइटेड या फिर चिराग पासवान की पार्टी या फिर तेलुगु देशम पार्टी सरकार को आंख दिखा रही हैं और सरकार को बार बार झुकने पर मजबूर कर रही हैं। उन स्थितियों में एक नाथ शिंदे के 7 सांसदों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ये केंद्र सरकार को पता है। और अगर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं एक नाथ शिंदे, तो जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, उनका साथ खींच लेना, पैर अपने जो समर्थन है वापस ले लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार को, यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र के ज़रिए केंद्र की सरकार भी हिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको केंद्रीय नेतृत्व तो कतई नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर ऐसा हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक नाथ शिंदे लगातार आंख दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उसकी आंखों को, एक नाथ शिंदे की जो आंखें हैं उनको देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी उनकी जो जिस तरह से वो
उनके सामने बगावती तेवर दिखा रहे हैं, अपनी शर्तें मंजूर करवा रहे हैं, उन्हें वो शर्तें मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। सरकार केवल महाराष्ट्र की ही बनने बिगड़ने का खेल नहीं है, केंद्र सरकार के बनने बिगड़ने का खेल भी वहाँ से शुरू हो सकता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है 4 दिसंबर को, और निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन दोनों लोगों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब आगे देखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल के नेता कब करते हैं, या चुनाव तो करना है सीधे केंद्रीय नेतृत्व को ही, लेकिन नाम तो विधायकों का होगा। तो ये कब ये नाम निकल कर सामने आता है, और 5 दिसंबर की जिस तारीख को तय किया है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने, वो तारीख, उस पर शपथ ग्रहण हो पाता है, या फिर ये तारीख और टलेगी, या फिर शपथ ग्रहण कहाँ, किसको, कब, कैसे लेना है, ये चीज़ें बदलेंगी। तो क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।